अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबा, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? राजदा आपी ने बातों के दरमियान अचानक कहा तो सबा एक लम्हे के लिए चुप सी हो गई। फिर बेबसी से बोली, आप जानती तो है मेरी मजबूरी राजदा आपी। मैं तो खुद नौकरी करके वहाज का हाथ बटाना चाहती हूँ, मगर मगर क्या? मगर अली ने मेरे पाँव में जंजीर डाल रखी है, उसे कहाँ छोड़ूं? कोई देखभाल करने वाला नहीं। आपको तो पता है, ना ससुराल में कोई ऐसा काबिल एतमाद घर है, ना ही मैके में। भाभियां मेरे बच्चे की चंद घंटे की निगहदाश्त का जिम्मा ले सकती हैं। 1.5 साल के बच्चे को तो स्कूल में भी नहीं दाखिल कराया जा सकता। सबा ने बेबस लहजे में अपनी मजबूरी को बयान किया तो राजदा आपी भी तायद में सर हिलाने लगी, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर उनकी आंखें चमक उठी। तुम इसे किसी चाइल्ड केयर सेंटर में दाखिल करा सकती हो? क्या मतलब? सबा ताज्जुब से उनका मुंह तकने लगी। हाँ सबा, आजकल तो जगह जगह बेबी केयर सेंटर खुल गए हैं, बहुत आसानी हो गई है। तुम मजे से किसी भी बेबी डे केयर सेंटर में जो घर के करीब हो अली को छोड़ सकती हो। फिर तुम अपनी जॉब पे चली जाना, वापसी में इसे ले लेना। वो लोग बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। हैरत की बात है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। मैंने तो यही सुना है कि बैरून मुल्क लोगों को इस तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं, मगर पाकिस्तान में चाइल्ड केयर सेंटर्स वगैरह खुल गए हैं, मुझे इल्म न था। ये मेरे लिए नई खबर है। सबा ने अपनी लाइल्मी का एतराफ़ किया। अरे भाई, कहाँ हो तुम? हमारा मुल्क भी अब दीगर ममालिक की सफ में आता जा रहा है। लोगों में शऊर पैदा हो रहा है। अब ना सिर्फ चाइल्ड केयर सेंटर बल्कि ओल्ड होम्स भी काफ़ी तादाद में कायम किए गए हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपनी सलाहियतों को जंग न लगाओ और फौरी तौर पे कहीं जॉब कर लो। इतनी महंगाई में सिर्फ एक तनख्वाह में गुजारा करना बहुत मुश्किल बात है। मुझे तो हैरत है कि तुम सिर्फ मियाँ की तनख्वाह में घर किस तरह चला लेती हो। मैं तो फवाद की तनख्वाह में जब तक अपनी सैलरी शामिल न करूँ अखराजात कंट्रोल में नहीं आते। ये तो मेरा दिल ही जानता है कि किस तरह घर का खर्च चलता है। हजारों बार दिल मारना पड़ता है, हजारों बार अपनी ज़रूरतें रोकनी पड़ती हैं। सबा ने एक गहरी सांस ली। उसे खुद तरसी की इस कैफियत में मुब्तला करके राजदा बाजी तो अपने घर चली गई, मगर सोच का एक नया दर वाक करके। जब मैं ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ, फिर भला तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? वहां से जब सबा ने बात की तो वो गुस्से में आ गया, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में एक आदमी की कमाई में गुजारा करना मुश्किल है। ये तो मेरी हिम्मत थी जो इतने दिनों से घर चला रही थी, मगर अब बहुत मुश्किल है। सबा ने बहुत सोचे हुए जवाब में से एक जवाब दिया। कोई काम नामुमकिन नहीं होता। अपने अखराजात कंट्रोल कर लो, जरूरियात कम करो, गुजर हो ही जाएगी। वहाज का लहजा मुस्तहकम था। आप क्यों नहीं समझते वहाज? वक्त के तकाजों को ना समझने वाले पीछे रह जाते हैं। मुझे अपने और अपने बच्चे की खातिर घर से बाहर कदम निकालना होगा। यूं भी मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, आखिर किस दिन काम आएंगे? मेरी दोस्त का ब्यूटी पार्लर है, उसे मैं बतौर ब्यूटिशियन ज्वाइन कर सकती हूँ। इसके अलावा राजदा आपी जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वहाँ भी जॉब मिल सकती है। मैंने फर्स्ट डिव में बीएससी किया हुआ है। आप प्लीज़ मेरे रास्ते की रुकावट ना बने। मुझे अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाना है। आपके साथ मिलकर अच्छे दिनों के लिए जदोजहद करनी है। एक जज्बाती सी तकरीर करके वो खामोश हो गई ताकि वहाज के रद्द-ए-अमल का अंदाज़ा कर सके। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वहाज थोड़ा नरम पड़े, मगर ज़्यादा नहीं। देखो सबा, मैं रुकावटें नहीं डाल रहा। मैं औरतों के काम करने के हक में हूँ और तुम्हें ज़बरदस्ती घर में बांध के नहीं बिठाऊंगा। मगर हर मसले के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इस मसले का अच्छा पहलू तो तुमने बता दिया। बेशक तुम्हारी नौकरी से अली के मुस्तकबिल के लिए कुछ पसंदाज करने में मेरी अकेली तनख्वाह से मुमकिन नहीं है, मगर अली को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। इसे कहाँ छोड़ोगी तुम? कौन देखभाल करेगा इसकी? राजदा भी बता रही थी कि जगह जगह चाइल्ड केयर सेंटर खुल गए हैं।
अली को मैं जाते हुए वहाँ छोड़ दिया करूँगी और वापसी पे साथ ले लिया करूँगी। वहाँ ट्रेंड खवातीन होती हैं, दीगर बच्चे भी इसके हम उम्र होंगे। अली का भी थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा। माँ बाप से अलग रहने से खुद एतमादी पैदा होगी इसके अंदर। इसे खुद से जुदा करके तुम इस पे जुल्म करोगी सबा। वहाज ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। ये किताबी बातें ना करें आप। बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल्स वगैरह में भेजते हैं या नहीं, और वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बल्कि कारनामे सर अंजाम देते हैं। और कुछ अरसे बाद अली को स्कूल भी तो जाना है। हम समझ लेंगे कि इसके स्कूल का वक्त थोड़ा लंबा है। चलो ये तजुर्बा भी करके देख लो, वहाज ने थके थके अंदाज में कहा तो सबा फूल की तरह खिल उठी। थैंक यू सो मच वहाज, मुझे यकीन था कि आप मेरी बात समझ जाएंगे, और ये सब कुछ मैंने आपके, अली के और इस घर के लिए ही तो करना है। मुझे अली को बड़ा आदमी बनाना है, और इस ख्वाब की ताबीर पाने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देना ही पड़ेंगी। वहाज ने उसकी बात समझे बगैर बेध्यानी के आलम में उसकी तायद की और करीब पड़ा अखबार उठा लिया। अगले ही दिन राजदा आपी ने उसे चाइल्ड केयर सेंटर का पता बता दिया, जो उसके इलाके में ही था। उन्हें साथ लेकर सबा जब वहां पहुंची तो 1 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चे खासी तादाद में मौजूद थे। एक फैशनेबल और खुश इखलाक सी खातून ने उसका इस्तकबाल किया और उसे इदारे के कवायदो ज़वाबित के बारे में बताया। कुछ बच्चे होमवर्क कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे, और कुछ जो न्यू एडमिशन थे चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, जिन्हें नौजवान और ट्रेंड लड़कियां बड़ी हुनरमंदी से संभालने की कोशिश कर रही थी। सबा वहाँ का माहौल देख के बहुत मुतासिर हुई। कुछ राजदा आपी की जादू असर बातों का कमाल था। उसने अली के लिए मज़कूरा बेबी केयर सेंटर का इंतखाब किया था। जिंदगी का एक नया रुख सबा के सामने था। इससे पहले उसने कभी मुलाजमत की थी, ना इस मकसद के लिए कभी घर से बाहर कदम निकाला था। शादी से पहले तो बस घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक ही महदूद थी। उसकी शॉपिंग भी अमूमन अम्मी ही करती थी। शादी के बाद भी शॉपिंग की जिम्मेदारी वहाज ने उठा ली, या कभी दोनों इकट्ठे बाजार चले जाते। मगर अब नौकरियों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ी तो दिन में तारे नजर आ गए। इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों में वो जहाँ समझती थी उसे हाथों हाथ लिया जाएगा, वहाँ इंटरव्यू तो नहायत जोरदार और मरूब कुन तरीके से लिया जाता, मगर रिजल्ट या तो मायूस कुन होता या फिर सैलरी इतनी कम होती कि वो खुद इनकार कर देती। हर जगह तजुर्बा मांगा जाता और तजुर्बे के नाम पर उसके पास कुछ न था। आखिरकार राजदा आपी ने इस मामले में भी मदद की और उन्होंने अपने ही स्कूल में किसी न किसी तरह उसे फिजिक्स पढ़ाने के लिए भर्ती करवा लिया। हालांकि उनके स्कूल में जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल काम था, और शुरू में तो इन लोगों ने यकसर इनकार कर दिया था। अगरचे कहने को ये एक प्राइवेट स्कूल था, मगर यहाँ तनख्वाह अच्छी दी जाती थी और तजुर्बाकार लड़कियों को ही मुलाजमत दी जाती थी। राजदा आपी के ताल्लुकात ना होते तो अपने तौर पे तो सबा यहाँ मुलाजमत हासिल करने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि सबा को स्कूल की इवनिंग शिफ्ट में मुलाजमत मिली थी। शुरू में तो ये इवनिंग शिफ्ट कोई मसला न बनी, बल्कि इससे सबा को काफ़ी सहूलत रहती। वो अपना खाना आराम से तैयार कर लेती, घर की सफाई वगैरह हो जाती, फिर अली को डे केयर सेंटर छोड़ते हुए स्कूल की राह लेती। वापसी में पहले अली को लेती और फिर घर आती। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब अली स्कूल जाने लगा तो ये इवनिंग शिफ्ट सबा को बहुत खिलने लगी। कितना अच्छा होता कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में होती तो अली मुझसे सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे दूर रहता। बेबी केयर सेंटर का खर्च भी बचता और बच्चे को माँ की जुदाई भी बर्दाश्त ना करना पड़ती। उसने एक दिन राजदा आपी से जिक्र किया तो उन्होंने उसे डांट दिया, बेकार की बातें ना करो। सुबह की शिफ्ट में टीचर्स 2 बजे तक अपने घर पहुंचती हैं और अली की छुट्टी होती है 12 बजे। गाड़ी वाला उसे 12:30 बजे घर पहुंचाता तो वो कहाँ रहता। इतनी देर तुम्हारे लिए तो मॉर्निंग शिफ्ट मसला बन जाती ना, इवनिंग में ये मसला तो नहीं है। वो तो ठीक है, मगर मैंने सोचा था कि अगर सुबह मुझे किसी स्कूल में जॉब मिल गई तो 2-3 घंटे में ज़ारा के पास पार्लर में दे दिया करूँगी। सबा ने कहा, अरे बहना तुम इंसान हो, कुछ देर आराम के लिए भी रखो। घर के भी काम देखो, दीगर काम भी। अब ऐसा भी क्या कि औरत खुद को मशीन बना ले।
मेरा ख्याल है कि औरत के लिए एक नौकरी करना ही बहुत बड़ा इम्तिहान है, और फिर यहाँ तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह मिल रही है। ज़ारा 2-3 घंटे के ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 1000 रुपए दे देगी तुम्हें, तो इतने से पैसों के लिए अपनी सेहत को खतरे में क्यों डाल रही हो? कोई ज़रूरत नहीं दो दो जगह नौकरी करने की। राजदा आपी ने समझाया तो सबा खामोश हो गई। जिंदगी इस नई रूटीन की आदी हो गई। प्राइवेट स्कूल वाले जितनी तनख्वाह देते थे उससे कहीं ज्यादा काम लेते, निचोड़ देते थे। वो अक्सर काम घर ले आती और रात गए तक कभी कॉपियां चेक कर रही होती तो कभी चार्ट्स बना रही होती। वह हाथ से भी ताल्लुक बस रस्मी सा रह गया। कभी कभी तो उनमें रस्मी बातचीत भी ना होती और वह आज उसके फारिग होने का इंतजार करते करते सो जाता। सबा को अक्सर अब वो फरागत के दिन याद आते जब वो मजे से घर में रहा करती थी। 2-3 घंटे में घर के काम से फुर्सत मिल जाती। घर शीशे की तरह चमकता और अली भी बेहद खुश और सेहतमंद था तब। अब ना सिर्फ वो कमजोर हो गया था बल्कि सबा की सेहत भी मुतासिर हुई थी। आंखों पे नजर का चश्मा लग गया था और हर वक्त टेंशन में मुब्तला रहने की वजह से वो अपनी उम्र से बड़ी नजर आने लगी थी। वहाज ने 2-1 बार नरमी से उसकी हालत का एहसास दिलाकर नौकरी छोड़ने के लिए भी कहा, मगर अब तो वो सिर्फ वहाज की तनख्वाह में बसर करने का तसव्वुर भी नहीं कर पाती थी। नहीं वहाज, अली की पढ़ाई के इखराजात देख रहे हैं आप, और फिर अगर हम उसे इंजीनियर बनाएंगे तो इंजीनियरिंग की तालीम के तो बेइंतहा इखराजात होते हैं, हम कैसे अफोर्ड कर सकेंगे। अब अपनी तनख्वाह से मैं 2 कमेटियां डाल रही हूँ, इस तरह कम से कम कुछ बचत तो हो रही है। सबा ने साफ इनकार कर दिया। वहाज की ख्वाहिश थी कि अली के बाद उनके यहाँ एक और बच्चा हो जाए, अली का भाई या बहन। वो बेटी के आरज़ूमंद थे, मगर सबा अभी दूसरा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो सोचती अगर पहले बच्चे की तरह दूसरा भी ऑपरेशन से हुआ तो क्या होगा। मैं कम से कम 2 माह के लिए घर में असीर हो जाऊंगी। स्कूल वाले इतने दिन की छुट्टी में कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे और फिर कमेटियों के पैसे कहाँ से भर पाएंगे। वो सोचती और दिल चाहने के बावजूद वहाज की ख्वाहिश को रद्द कर देती। अभी नहीं, कुछ अरसे बाद वो वहाज और खुद को एक साथ तसल्ली देती। होते होते अली 10 बरस का हो गया। अब चाइल्ड केयर सेंटर की जरूरत नहीं रही थी। वो आराम से घर में तन्हा खेलता रहता या फिर किताबें पढ़ता या सो जाता। सबा की मेहनत की पूरे खानदान में धूम थी। उसे ना सिर्फ स्कूल में पढ़ाया बल्कि दिन रात एक करके प्राइवेट तौर पर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, और फिर जिस स्कूल में वो बतौर एक जूनियर टीचर रखी गई थी अब वहाँ की ज़रूरत बन गई। उसकी तनख्वाह में भी ठीक ठाक इजाफा कर दिया गया था। खानदान की सब खवातीन के लिए सबा एक मिसाल थी। वो रोशनी का एक ऐसा मीनार बन गई कि जिसने अपनी किरणों से अपने बेटे के रास्ते में आने वाले तमाम तारीक गोशों को भी मुनव्वर कर दिया था। अब तो वहाज भी बरमला एतराफ़ करते थे कि अली के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सबा ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। उसने रात दिन मेहनत करके बैंक में एक माकूल रकम जमा कर दी, मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स और इनामी बॉन्ड खरीदे। अली के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के चक्कर में उसने दूसरे बच्चे की ख्वाहिश को भी पसे पुश डाल दिया था, और शायद अल्लाह ताला को भी उसे एक ही औलाद की खुशी दिखाना मंजूर था, वरना इंसान के चाहते हुए भी अल्लाह को जिसे दुनिया में भेजना हो वो आ जाता है। अली वहाज और सबा की आंखों का तारा था और अब तो वो इंजीनियर बन चुका था। सबा के एक बड़े ख्वाब ने अपनी ताबीर को पा लिया। अब वो एक बरसरे रोजगार बेटे की माँ थी। नौजवान लड़कियां उसके गिर्द परवानों की तरह चक्कर लगाती। लड़कियों के घर वाले उसे सर आंखों पे बिठाते और खूब खूब खातिर तवाज़ो की जाती। सबा भी इस कदरदानी और मोहब्बत के पीछे छुपे जज्बे और ख्वाहिश को खूब समझती थी। वो खुद भी अली के सर पे सेहरा सजाने के लिए बेचैन थी, और अब तो इससे पहले की तरह घर की जिम्मेदारियां भी नहीं उठाई जाती थी। बहुत थक जाती थी। उसके कान घर में छाई खामोशी में किसी खनकती हुई हंसी को सुनने के लिए बेचैनी से मुंतजिर थे। लेकिन जब उसने अली से इस बारे में बात की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर उसे अपने ऑफिस में कोई कॉलीग वगैरह पसंद है तो साफ बता दे, सबा और वहाज दोनों ही अली की पसंद को मुकद्दम रखना चाहते थे। अम्मी, आप मेरे लिए अपनी पसंद से कोई लड़की ले आएं, बस उसने ग्रेजुएशन किया हो लेकिन घरेलू होनी चाहिए। मुझे अल्ट्रा मोड किस्म की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। बेहतर है मेरे लिए मिडिल क्लास तबके से कोई लड़की ले आएं जो घर की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ आप दोनों को भी खुश रखे।
अली ने बेहद बुर्दबारी से कहा तो सबा का दिल खुशी से झूम उठा। अली का फैसला उसकी अच्छी तालीम और तरबियत की अक्कासी कर रहा था। सबा ने बहुत सी लड़कियां देखी और बेशुमार लड़कियों को मुस्तरद करने के बाद उसने अपनी दानिश में एक गरां किदर हीरे का इंतखाब कर लिया। तानिया बहुत खूबसूरत थी, अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इसी साल उसने बीएससी में फर्स्ट क्लास हासिल की थी और इन दिनों कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल कर रही थी। तवक्को के मुताबिक अली का रिश्ता तानिया के वालिदैन ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया। बेहद धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। बहू घर में ला के सबा के तो गोया पांव जमीन पे ना पड़ते थे। मगर कभी कभार वो सब नहीं होता जो इंसान सोचता है या चाहता है। पहले बच्चे की आमद के साथ ही तानिया को यह घर बहुत तंग महसूस होने लगा। रात दिन उसके नए घर के तकाजे बढ़ने लगे। मजबूर होकर अली ने यह मसला माँ बाप के सामने रखा और सबा दिल थामकर बेटे की शक्ल देखती रही। देखो बेटा, तानिया अलग होना चाहती है, ये उसका शरई और कानूनी हक है। जब दिलों में जगह बाकी ना रहे तो बेहतर यही है कि जगह तब्दील कर ली जाए। उसकी बात मान लो। वहाज ने नजर का चश्मा उतारकर अपने करीब रखते हुए नहाई संजीदगी से कहा। लेकिन मैं आपको और अम्मी को कैसे अकेला छोड़ दूं? अली परेशान था। बेटे, अब भी हम अकेले ही होते हैं। तुम ऑफिस से आकर जरा 10 मिनट हमारे पास बैठते हो, फिर कहीं ना कहीं चले जाते हो। तानिया और अरीब को लेकर अल्लाह तुम्हारे अब्बा की जिंदगी और सेहत कायम रखे। मुझे इनका सहारा ही बहुत है। सबा के लहजे में अफसुर्दगी थी। जाओ अली, जो तानिया की ख्वाहिश हो वही करो। माँ बाप वैसे भी चिरागे सहरी है, अब बुझे कि तब बुझे। जिंदगी तुम्हें अब उसी के साथ गुजारनी है। बस इतनी अनायत करना कि अपनी माँ के पास ऑफिस से रोज आ जाया करना और घर यहीं कहीं करीब ही ले लेना, ताकि हम लोग जब जी चाहे तुमसे या अरीब से मिलने आ सकें। वहाज ने कहा तो अली ने मोहब्बत से वहाज का हाथ थाम लिया। अब्बा, आपने मुझे एक शदीद जहनी टेंशन से निकाल लिया। यू आर ग्रेट। आप फिक्र ना करें, मैं आपके बिल्कुल करीब ही कहीं मकान या फ्लैट ढूंढूंगा। आपका और अम्मी का जब जी चाहे आप अपने बेटे के घर आ सकते हैं विदाउट कन्वेंस। इसके अलावा मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आऊँगा और अम्मी के हाथ की बनी हुई चाय पिए बगैर घर नहीं जाऊँगा। और हर इतवार को खाना हम सब इकट्ठे खाया करेंगे, अम्मी के हाथ का पका हुआ। ये तो बड़ी अच्छी प्लानिंग है। सबा भी खुश हो गई। और ये सिर्फ प्लानिंग ही ना थी, बल्कि अली ने इस पे पूरा अमल भी करके दिखाया। घर दो जरूर हो गए थे, मगर सबा को लगता था उसका बेटा उससे दूर जाकर उसके ज्यादा करीब हो गया हो। अली रोज ऑफिस से आकर पहले माँ बाप के हजूर हाजिरी देता और कुछ देर बातें करता रहता, बल्कि कभी कभार तो वहाज को ही उसे टोकना पड़ता। बेटा, तुम्हें आए हुए काफी देर हो गई है, अब घर जाओ, तानिया इंतजार कर रही होगी। दिन रात अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहे थे। तभी एक दिन सबा अरीब की याद में बेचैन स्कूल से वापसी पर अली के फ्लैट जा पहुंची। अरीब की कशिश अक्सर उसे यहाँ खींच लाती थी। अरीब अपने कमरे में ढेर सारे खिलौने सजाए खेल रहा था। तानिया किचन में थी। दरवाजा उसी ने आकर खोला था। सरसरी सा सलाम करके वो दोबारा किचन में जा घुसी। लेकिन 1 मिनट के 1000वें हिस्से में सबा ने देख लिया कि तानिया की आंखें सूजी हुई हैं और मूड खराब है। सबा सीधी अरीब के कमरे में चली गई। वो दादी को गैर मुतवक्को तौर पे देख के खिल उठा और दौड़कर उनकी गोद में जा बैठा। 5-10 मिनट के बाद तानिया खाने के लिए पूछने कमरे में आई तो सबा से रहा ना गया। क्या बात है तानिया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अम्मी, तबीयत तो ठीक ही है, वो नजर झुकाकर बोली। बेटी, तुम मुझे माँ समझो या ना समझो, मेरे लिए तुम बिल्कुल बेटी जैसी हो। तुम्हारी खामोशी और उदासी मुझे हौला रही है। मुनासिब समझो तो अपनी परेशानी की वजह बता दो। क्या अली से कोई बात हो गई? उसने नरम लहजे में पूछा। अम्मी, तानिया ने भीगी भीगी पलकें उठाकर सबा की तरफ देखा। उसकी निगाहों में शिकायत थी। अम्मी, आपने सारी जिंदगी जॉब की, अब भी कर रही हैं। क्या पढ़ी लिखी खवातीन का जॉब करना बुरी बात है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, सबा ने फौरी तौर पे कहा। मैंने तो खुद नौकरी कर करके घर बनाया है, अपने मियाँ का हाथ बटाने की कोशिश की है, लेकिन आपके बेटे की समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती। तानिया रोने लगी। अब अरीब साल भर का हो गया है, मैं इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ सकती हूँ आपके घर या किसी अच्छे डे केयर सेंटर में। आपको मालूम है
मैंने कितने अच्छे कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे हैं। मुझे एक कंप्यूटर एकेडमी से बहुत अच्छी ऑफर आई है, घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। मगर अली वो किसी तौर मान नहीं रहे। समझ में ना आने वाली बात यह है कि अली ख़वातीन की जॉब के ही खिलाफ है, जबकि वो खुद पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता वालिदैन की औलाद हैं, और फिर भी इतनी दकियानुसी सोच। आई कैंट बिलीव, तानिया ने दुख भरे लहजे से कहा। उसके चेहरे पे तासुब और हैरत की परछाइयां लड़ रही थी। मुझे मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा बेटा। सबा सोच में पड़ गई। उसकी निगाह में इस बात में कोई हर्ज न था कि तानिया जॉब कर ले। वो तो समझती थी कि घर बनाने के लिए मर्द के साथ साथ औरत का अमली ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। एक पढ़ी लिखी औरत को अपनी डिग्री, अपना जहन घर में बैठ के ज़ाया नहीं करना चाहिए। औरत का मैदान अमल में आना मुल्की तरक्की के लिए भी बेहद अहमियत रखता है। उसकी सलाहियतों को जंग लगने से मुल्क को नुकसान होता है। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ नहीं तानिया, मैं खुद अली से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। मुझे यकीन है मेरी बात वो नहीं टालेगा। उसने आज तक मेरी बात नहीं टाली है। सबा ने तानिया को तसल्ली दी। वो मुतमईन हुई या नहीं, अलबत्ता वो कमरे से बाहर जरूर चली गई। और फिर बाकी वक्त अरीब की मासूमाना हरकतों में भी सबा का दिल नहीं लगा। जल्द ही वो तानिया के रोकने और अरीब के मुंह बसोड़ने के बावजूद उठ के घर चली आई। उसका ज़हन बहुत उलझा हुआ था। अली, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। जी अम्मी। अली मुकम्मल तौर पे माँ की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने सुना है तुम तानिया को मुलाजमत की इजाज़त नहीं दे रहे और उसकी नौकरी के खिलाफ हो। सबा का लहजा इस्तेफहामिया था। जी हाँ, सही सुना है आपने। सिर्फ तानिया के ही नहीं बल्कि उन तमाम ख़वातीन के नौकरी के खिलाफ हूँ जो शौकिया या महज वक्त गुजारी के लिए मुलाजमत कर रही हैं। अली ने नहायत इत्मीनान से कहा। उसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ये जवाब पहले से सोच रखा हो। अली, सबा ने हैरानी से बेटे को देखा। उसके लहजे में इस्तेजाब भी था और तासुफ भी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम एक पढ़े लिखे घराने के फर्द हो, खुद भी आला तालीम याफ्ता हो। ये जहालत की बात तुमने कैसे सोची? वो अपने लहजे में उतर आने वाले दुख को ना छुपा सकी। वहाज भी वहीं बैठा हैरानी से बेटे की शक्ल देख रहा था, जो अभी दफ्तर से वापसी पर उनसे मिलने आया था। अम्मी, औरत के लिए सबसे मुकद्दम और मोहतरम चीज़ उसका घर होता है, उसकी औलाद होती है। अली ने दुख भरे लहजे में कहा। बेशक मुझे इससे इनकार नहीं, मगर तानिया के पास अगर कोई सलाहियत है तो उसे इस्तेमाल करने का उसे पूरा पूरा हक है, और बच्चे को मुतासिर किए बगैर वो काम कर सकती है। वो तुम्हारा हाथ बटाना चाहती है। मुझे अपने कुव्वते बाजू पर भरोसा है अम्मी, और फिर मैं समझता हूँ कि अगर घर मुतासिर ना भी हुआ तो बच्चा तो ज़रूर मुतासर होगा। कहाँ रहेगा इतनी देर अरीब? कहीं भी रह सकता है बेटा। साफ बात है कि मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि सुबह मैं स्कूल में होती हूँ और वहाँ से वापसी पर इतनी थक जाती हूँ कि तुम्हारे बेटे के पीछे भाग दौड़ नहीं कर सकती। हाँ, तानिया कोई करीबी बेबी डे केयर सेंटर ज्वाइन करा सकती है। तुम शायद भूल गए, लेकिन मुझे याद है कि तुम बहुत छोटे से थे तब मैं तुम्हें डे केयर सेंटर वालों के हवाले करके पढ़ाने जाया करती थी। सबा के सामने गुजरा हुआ एक एक लम्हा आन खड़ा हुआ। मैं भी नहीं भूला अम्मी, और तानिया को जॉब की इजाज़त ना देने की शायद ये सबसे बड़ी वजह है। क्या? सबा हैरान हो गई। अली का वजूद ही तो था जिसकी खातिर वो सुख के, आराम के एक एक लम्हे को ठुकराती रही थी। उसे अपनी बात पे शुबा सा हुआ। नहीं, ये अली नहीं कह सकता। ये सब कुछ मैंने अली की खातिर ही तो किया है। इतनी मेहनत, इतनी जदोजहद कि जिसके तावान में बहुत से ख्वाब और बहुत सी ख्वाहिशें चली गईं। वक्त से पहले ही थकन ओढ़कर बालों में चांदी के तार सजा लिए, और जिसकी वजह से सब कुछ किया वही मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है। तो क्या अली उसे कुर्बानी नहीं समझता जो मैंने इस घर को बनाने के लिए दी? सबा के दिमाग के तार झंझना गए। फिर भी अपने आप को संभाल कर उसने बड़ी उम्मीद से कहा। क्यों बेटा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हें चाइल्ड केयर सेंटर में डाल के गलती की थी? मैंने तुम्हारे लिए, इस घर के लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। तुम्हारी देखभाल भले मैं ज़रूर अपने हाथों से ना कर सकी, मगर वहाँ केयर सेंटर में भी तुम्हारा ख्याल रखा जाता था। वहाँ की टीचर्स तुम्हें कितना प्यार करती थी ये तुम नहीं जानते हो, बिल्कुल एक माँ की तरह। मैं नहीं समझती कि तुम्हारी शख्सियत में कोई कमी, कोई अधूरापन है।
تم ایک کامیاب انسان ہو۔ صبا نے بڑی آس سے علی کی طرف دیکھا کہ جیسے وہ ابھی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے گا، ارے امی میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، واقعی آپ نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، آپ کا کوئی فیصلہ غلط نہ تھا۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ علی کے چہرے پہ پھیلی سنگلاخ چٹانوں جیسی سختی مزید بڑھ گئی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر ٹھنڈے لہجے میں بولا، امی یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں اندر سے کتنا مکمل ہوں، میں اپنے بیٹے کو اپنے جیسا مکمل انسان نہیں بننے دوں گا۔ بے شک چائلڈ کیئر سینٹر میں ماں جیسا پیار ہوتا ہے، مگر ماں نہیں ہوتی، ماں کا لمس نہیں ہوتا۔ علی کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا کہ صبا اور وہاج دونوں ہی اس سے نظریں نہ ملا سکے۔ ڈے کیئر سینٹر میں خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اپنا بچہ سمجھ کے نہیں، کسی کا بچہ سمجھ کے، بے دردی سے، بے رحمی سے، اور اس خیال کی آڑ میں بچے کے ساتھ کیا کیا گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے، کاش یہ میں آپ کو کھل کے بتا سکتا، لیکن نہیں بتا سکتا۔ جھجک مانے آ جاتی ہے، شرم مانے آ جاتی ہے کہ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں، لیکن میں ایسا باپ نہیں بننا چاہتا، نہ میں اپنی بیوی کو ایک کامیاب عورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا بھلے ادھورا رہے، انجینئر نہ بن سکے، لیکن میں اسے یوں بے رحم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ میری تکمیل اور میری ترقی کے پیچھے ٹوٹا پھوٹا دکھی انسان آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا۔ علی کے لہجے میں کیا تھا، کون سی کاٹ تھی جس نے ان میاں بیوی کو اندر سے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا؟ بچوں کو اچھی ٹچ اور غلط ٹچ کے بارے میں پڑھاتی تھی، آج کل معاشرے میں در آنے والی برائیوں کا بتاتی تھی، پر اسے یہ کیوں خبر نہ ہو سکی کہ اس کا اپنا بچہ بھی ان وحشی لوگوں کے وحشی پن کا شکار ہو گیا ہے۔ آج علی نے بہت ڈھکے چھپے سے سب بتا دیا تھا۔ اب میں آپ لوگوں سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ تانیہ کو ماں باپ کی طرح اچھے طریقے سے بتا دیں کہ مجھے ایک گھریلو بیوی کی ضرورت ہے جو میرے گھر کو جنت بنائے اور میرے بچوں کی بہترین پرورش کر سکے، نہ کہ انہیں بے رحم لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دے جو بھیڑیوں کی طرح انہیں نوچ کھائیں۔ بس اتنا تعاون اب مجھے آپ سے چاہیے۔ یہ کہہ کے علی تو چلا گیا تھا، لیکن صبا اور وہاج کے لیے باقی کی زندگی کے لیے پچھتاووں اور ندامت کے اور سوچنے کے کئی در واہ کر گیا تھا۔ بے شک علی کی یہ کہانی آج کے ہر بچے کی کہانی ہے، بھلے کسی کے ماں باپ کامیاب ہیں یا ناکام، لیکن آج کے بچے اس معاشرے کے وحشی بھیڑیوں کی وحشت کا شکار ہو رہے ہیں۔